Hello guys, welcome to IGS Law classes. I'm Inderjit Santoshi. Guys, as you know that we are covering Civil Procedure Code, which is one of the toughest subjects. However, I'm just trying to cover it in a very simple way so that it can be easily be understood. And at the same time, I would request all the viewers kindly share this video with all your friends जिनको भी CPC में कोई भी issue आता है तो अगर वो ये वीडियो का पूरा सीरीज देख लेंगे आई एश्योर कि दे वोंट बी एनी डाउट। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड अगर आपको उसके बाद भी वीडियो के बाद भी कोई डाउट आता है देन यू कैन कमेंट और आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ओके गाइस, आई होप आई वुड बी एबल टू प्रोवाइड जस्टिस टू दिस सब्जेक्ट दैट आई वुड बी एबल टू कवर विद द केस लॉस। चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पार्टीज टू द सूट, ऑर्डर नंबर 1। तो ऑर्डर नंबर 1 जो है डील करता है पार्टीज टू सूट। ठीक है, जो सूट है यानी मुकदमेबाजी, सिविल केस में जो हम सूट इंस्टीट्यूट करते हैं बाय फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। एंड उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन सी पार्टीज होंगी, उसी के लिए हम ऑर्डर नंबर 1 समझेंगे आज। ऑर्डर नंबर 1 में 13 रूल्स हैं, तो विल डू ईच एंड एवरी रूल वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर नंबर 1 जो है ऑर्डर नंबर 1 में इसमें रूल्स हैं। अब जितने भी हम ऑर्डर्स करेंगे प्रोबेबली शुरुआत अब हम ऑर्डर से ही करेंगे। हमने अभी तक जो किया था सेक्शंस किए थे, वी हैव कवर्ड सेक्शन टिल सेक्शन 25 तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, 25 के बाद एक सेक्शन 26 है, बहुत छोटा सा ही सेक्शन है विच इज डीलिंग विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। सूट को इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा, फाइलिंग ऑफ द प्लेन। तो जब हम सेक्शन ऑर्डर नंबर 4 करेंगे देन विल टॉक अबाउट द सेक्शन 26। और उसके बाद जब हम ऑर्डर नंबर 5 करेंगे देन विल डू जो रिमेनिंग सेक्शंस कुछ हैं 27 से लेकर 32 तक। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास 33 जो सेक्शन आता है वो तो जजमेंट एंड डिक्री से रिलेटेड है। जजमेंट एंड डिक्री तो जब हम ऑर्डर नंबर 20 करेंगे तब वहां जाएंगे। और उसके बाद जब हम करेंगे सेक्शन 36 से लेकर 74 देन व्हेन विल डू दी ऑर्डर नंबर 21 देन विल डू दैट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ तक कर लिया तो उसके बाद हम ये ऑर्डर करेंगे अब। ठीक है, हम करेंगे ऑर्डर नंबर 1 से लेकर प्रोबेबली ऑर्डर नंबर 19 तक। ठीक है, तो इसको पहले हम ऑर्डर्स करेंगे, उसके बाद फिर हम विल कम बैक टू अगेन द सेक्शन पार्ट। हाँ, ऑर्डर नंबर 5 जब करेंगे तो हम कुछ उसके जो सेक्शंस है 27 से 32 तब पढ़ लेंगे। ऑर्डर नंबर डील करता है ऑर्डर नंबर 1 डील करता है पार्टीज टू द सूट। ठीक है, कि कौन कौन सी पार्टीज होंगी। तो कोई भी जब हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया क्या होगा, हम जाएंगे अपने वकील साहब के पास, तो वकील साहब को पूरी जो प्रॉब्लम है वो बताएंगे एंड देन व्हाट दे विल डिसाइड कि भाई एक काम करते हैं चलो सूट को ड्राफ्ट करवाते हैं और देखेंगे वकील साहब के पार्टी कौन कौन होंगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हु कैन बी द पार्टीज टू द सूट। और किसी भी मामले में मिनिमम एक पार्टी एक सूट में एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट तो होगा ही। मिनिमम एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट होगा ही। दैट मींस व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द सूट। जब हम सूट फाइल करेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टीज को जानना कि कौन कौन सी पार्टीज होंगी। तो किसी भी मामले में देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन प्लेंटिफ और वन डिफेंडेंट तो होना ही चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या एक से ज्यादा प्लेंटिफ हो सकते हैं। द आंसर इज यस। क्या एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो सकते हैं, आंसर इज यस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। अगर अलग अलग सूट फाइल करेंगे, सेम ट्रांजेक्शन में हो रहा है, सेम एक्ट में अगर चीजें हो रही होंगी तो एक से ज्यादा प्लेंटिफ भी हो सकते हैं एक ही सूट में, और एक ही सूट में डिफेंड करने वाले भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। बट एटलीस्ट मिनिमम देयर शुड बी वन प्लेंटिफ एंड वन डिफेंडेंट होना ही चाहिए। और ऐसे ही कॉज ऑफ एक्शन की बात करें, कोई भी जब आप सूट फाइल करेंगे देयर मस्ट बी कॉज ऑफ एक्शन तो होगा ही। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, मेन मुद्दा, आई मीन क्यों आपको कोर्ट में आने की जरूरत पड़ी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, जैसे ए ने बी को 10,000 रुपए दिए थे, तो 10,000 रुपए जब दिए हैं ए ने बी को, बी ने मना कर दिया है देने से, तो दैट इज अ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस दैट नाउ ए कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट बी इन द कोर्ट। तो इसको कॉज ऑफ एक्शन हम बोलेंगे। सब्जेक्ट मैटर,
सब्जेक्ट मैटर अल्टीमेटली देखा जाए तो इट कैन बी आपका कोई अधिकार हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी पे आपका राइट हो सकता है, टाइटल हो सकता है, रिकवरी ऑफ मनी यानी पैसा हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है, एंड अल्टीमेटली रिलीफ क्लेम व्हाट फॉर व्हाट पर्पस, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन है, एंड बट अल्टीमेटली व्हाई आर यू कमिंग बिफोर द कोर्ट, बिकॉज देयर यू वांट सम रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट, कि आप चाहते हैं कि कोर्ट से सामने वाली पार्टी को कंपेल किया जाए कि वो आपको पैसा दे, 10,000 रुपए दे तो वापस दे, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड लीगल एक्सपेंसेस वापस दे। तो रिलीफ लास्ट के जो पैरा होते हैं उसमें हम प्रेयर करते हैं, राइट, उसमें हम अपनी रिलीफ लिखते हैं। तो दिस आर दी बेसिक एसेंशियल्स ऑफ द सूट। कोई भी सूट फाइल करेंगे तो ये चीज होगी। आज के हम लेक्चर में पढ़ रहे हैं पार्टीज टू द सूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पार्टी सही नहीं बनाई है, कौन कौन सी पार्टीज होंगी, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंडर ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, कौन कौन प्लेंटिफ जब सूट फाइल करेंगे प्लेंटिफ कौन कौन हो सकता है, डिफेंडेंट कौन कौन हो सकता है, इस फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा रिप्रेजेंटेटिव सूट, रिप्रेजेंटेटिव सूट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेसेसरी पार्टी कौन होती है, प्रॉपर पार्टी कौन है, प्रॉपर पार्टीज, ठीक है, एंड देन मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर स्ट्राइकिंग आउट, जो गलती से जुड़ गए उनको बाहर हटाना, ठीक है। तो पहले जॉइंडर ऑफ द प्लेंटिफ, कौन कौन प्लेंटिफ हो सकता है एक सूट जो हम फाइल कर रहे हैं, कौन कौन डिफेंडेंट हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, एक ही इंसान कई सारे लोगों के बिहाफ पे सूट फाइल कर सकता है, कौन कौन सी नेसेसरी पार्टी होंगी जो सूट में होनी ही चाहिए, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर पार्टी होते तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जुड़ने नहीं चाहिए थे वो जुड़ गए, मिस जॉइंडर, और जो जुड़ने नॉन जॉइंडर होता है जो होने चाहिए थे सूट में वो है ही नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसमें एक रूल नंबर 13 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं नॉन जॉइंडर में जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी। सूट डिफीट नहीं होता है, बट हाँ नेसेसरी पार्टी नहीं होगी तो सूट भी डिफीट हो जाएगा। चलते हैं वन बाय वन, अभी हम करेंगे इनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हु मे बी जॉइंड एज अ प्लेंटिफ। ऑर्डर रूल नंबर 1 कहता है हु मे बी जॉइंड एज अ प्लेंटिफ। इसको समझने से पहले कुछ एक अपनी स्टोरी खुद ही बना लेते हैं जिससे हम इसको इजीली समझ पाए। Okay guys, now first of all, say for example एक बस है, ठीक है, और इधर की साइड एक तरफ बस है एक तरफ दूसरी बस है, ठीक है, दो बसेस हैं, दो बसेस की टक्कर हो जाती है तो इसमें पैसेंजर जो बैठे हैं, पैसेंजर नंबर 1, पैसेंजर नंबर 2, ऐसे करके बैठे, और यहाँ पे भी कई सारे पैसेंजर हो सकते हैं, पैसेंजर नंबर 3 लिख लेता हूँ उसको, पैसेंजर नंबर 4। तो अगर बसों के बीच में हम ये कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो दो बसेस की टक्कर हो गई है और इसके बीच में जो जितने भी लोग बैठे हैं इनके आपस में कुछ इंजरीज आई हैं, यानी इधर भी इंजरीज आई हैं इधर भी इंजरीज आई हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये जितने भी पैसेंजर है दोनों बस के, क्या ये मिलकर एक सूट फाइल कर सकते हैं, क्या ये प्लेंटिफ एक साथ हो सकते हैं? द आंसर इज यस। इसका रीजन क्या है, देखो बस जा रही थी, दोनों बसें जा रही थी, दोनों टकरा गई, तो यानी एक ऐसी सेम ही ट्रांजेक्शन थी, एक बस में ही जा रहे थे, एक बस में इधर की तरफ से जा रहे थे, एक तरफ से उधर से बस आ रही थी, तो देयर वाज द सेम ट्रांजेक्शन, यानी ट्रैवलिंग के दौरान इनकी टक्कर हुई और जिससे अंदर बैठे पैसेंजर्स को चोट आई है। अब वो नेग्लिजेंस का सूट फाइल करना चाहते हैं, नेग्लिजेंस के ग्राउंड पे कंपनसेशन लेना चाहते हैं जो उनको चोट लगी है। तो क्या ये सारे प्लेंटिफ एक सूट में जुड़ सकते हैं एज अ प्लेंटिफ? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो ये सारे प्लेंटिफ ऐसे एक सूट में ही जुड़ सकते हैं। अब इसका कारण क्या होगा उसके लिए रूल नंबर 1 है, जैसे प्लेंटिफ जुड़ सकते हैं वैसे डिफेंडेंट भी जुड़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे बेरक पढ़ूंगा और इस एग्जाम्पल को दोबारा से समझाता चलूंगा, ठीक है। हु मे बी जॉइंड एज अ प्लेंटिफ, कौन कौन एज अ प्लेंटिफ जुड़ सकते हैं? देखिए, ऑल द पर्सन मे बी जॉइन इन वन सूट एज अ प्लेंटिफ वेयर एनी राइट to relief, any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of the act or transaction। देखो कुछ वर्ड्स पे एम्फसाइज करना है, एनी राइट टू रिलीफ। अब यहाँ पे जो प्लेंटिफ नंबर 1 है जिसको चोट लगी है ये मांग रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपीज ये मांग रहा है। ऐसे प्लेंटिफ नंबर 2 जो है वो भी 1 लाख रुपए मांग रहा है।
तो ऐसे करके कई सारे प्लेंटिफ इन दोनों बसों के जो ऑनर होंगे उनसे क्लेम करके वो 1-1 लाख रुपए मांग रहे हैं। इसमें बस का अगर इंश्योरेंस हुआ है तो उसको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा हु आर नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, पहले बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। तो ये एक बस में टक्कर होने की वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से जो जो प्लेंटिफ है, ये प्लेंटिफ नंबर 1 डेफिनेटली सूट फाइल कर सकता है, दोनों बस वालों को पार्टी बनाएगा, डिफेंडेंट बना देगा, ठीक है। और ऐसे ही प्लेंटिफ नंबर 2 भी एक और केस फाइल करेगा, वो भी दोनों बस वालों को डिफेंडेंट बना देगा। अब प्रॉब्लम ये आएगी, एक तो सूट P1 फाइल कर देगा, एक सूट P2 फाइल करेगा, क्या पता इधर वाले बस वाले हों तो वो भी फाइल करेंगे पैसेंजर P3, ऐसे P4 करेगा। तो एक ही ट्रांजैक्शन में 4-4 5-5 सूट फाइल हो जाएंगे। एंड देयरफॉर हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है, टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, ये कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जहां पे सेम ट्रांजैक्शन की बात हो, सेम एक्ट की बात हो, या सीरीज ऑफ एक्ट हो, या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो। तो बेटर है इतने सारे सूट फाइल करने से बढ़िया है कि ये सारे प्लेंटिफ जो है अपने एक सूट ड्राफ्ट करेंगे जिसमें ये सारे प्लेंटिफ हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे प्लेंटिफ हो सकते हैं, इज अलेस्ड टू एग्जिस्ट इन द सच पर्सन, चाहे जॉइंटली करे, सेवरली करे, या अल्टरनेटिवली करे, यानी ये प्लेंटिफ हो सकते हैं। तो P1, P2, P3, P4 एक ही सूट में अपने आप को कंपनसेशन मांग सकते हैं अगेंस्ट द बस ड्राइवर 1 और अगेंस्ट द बस ड्राइवर नंबर, आई मीन नॉट द ड्राइवर, बस के खिलाफ, ठीक है। जो भी वो किसी की जैसे DTC की बस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, ठीक है, या प्राइवेट बस ही क्यों ना हो, ड्राइवर नहीं, ड्राइवर तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि बस जो है, जो बस जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, जो बस का जो ऑनर होगा, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, अगर प्राइवेट ऑनर है तो ऑनर, ये होंगे नेसेसरी पार्टी, ठीक है, क्योंकि बस इनके नाम पर रजिस्टर्ड है, इन्हीं को तो कंपनसेशन देना होगा। और रही बात, जैसे अगर इन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है बस का, तो अल्टीमेटली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर हुआ है बस का, कि बस अगर टक्कर मार देती है पैसेंजर को, अंदर जो बैठे उनको चोट लगती है, तो कहीं ना कहीं बस वालों को इनको कंपनसेशन करना होगा, और वो इंश्योरेंस कंपनी भी होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी भी पार्टी बनेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या होगी, कि नेसेसरी पार्टी होगी। फिर क्वेश्चन आएगा, बस के अंदर तो कंडक्टर भी था, तो कंडक्टर इज नॉट अ नेसेसरी पार्टी बट द कंडक्टर वुड बी अ प्रॉपर पार्टी। ये क्या होते हैं, सब चीज हम आगे चल के पढ़ेंगे, नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी क्या होता है, बट अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि प्लेंटिफ कौन कौन हो सकता है। तो एक मामले में ऐसे कई सारे प्लेंटिफ जुड़ सकते हैं जिनका सेम एक्ट, सेम ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजेक्शन सेम हो, और उसमें वो राइट टू रिलीफ, उनका रिलीफ मांगने का अधिकार हो। और बी क्या कहता है, इफ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट, अगर ये लोग P1, P2, P3, P4 अगर ये अलग से सूट लाते तो तब भी एक कॉमन क्वेश्चन इन्वॉल्व होता, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, क्या होता, कंपनसेशन। तो बेटर है ये सारे लोग मिलकर एक ही सूट फाइल कर सकते हैं। दिस इज अ रूल नंबर 1, इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ ऐसे करके कई सारे प्लेंटिफ जुड़ सकते हैं, ओके। नाउ अब लेकिन कोर्ट को लगता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, कोर्ट को लगता है नहीं, ऐसे प्लेंटिफ 1, प्लेंटिफ 2, प्लेंटिफ 3 सबों को जोड़ देंगे तो डिले हो जाएगा या एम्बैरस हो जाएगा सूट, तो बेटर है इनका ट्रायल अलग अलग चलाइए। वैसे जनरली कोर्ट ऐसा करता नहीं है, लेकिन कोर्ट की विवेकता के ऊपर डिपेंड है, कोर्ट को उचित लगेगा तो कोर्ट कैन डू इट। तो पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, तो कोर्ट चाहे तो सेपरेट ट्रायल चला सकता है, where it is appear to the court that any joinder of plaintiff may embarrass or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiff to their election। तो कोर्ट प्लेंटिफ से कह सकता है कि एक काम कीजिए, आप अलग अलग ही सूट फाइल कीजिए और ऑर्डर अ सेपरेट ट्रायल, चॉइस दे सकता है प्लेंटिफ को। तो प्लेंटिफ जनरली फिर चाहेगा कि मेरा दूसरों के साथ क्लब ना हो, बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, तो प्लेंटिफ चाहे तो अपना एक अलग से सेपरेट सूट फाइल कर सकता है और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल और मेक सच ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट। तो कोर्ट को जो उचित लगे वो एक कह सकता है। तो यानी अभी हमने पढ़ा जॉइंडर ऑफ अ प्लेंटिफ, और लेकिन चाहे तो कोर्ट उसको सेपरेट ट्रायल के लिए बोल सकता है। बहुत ही सिंपल सा रूल है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 जो मैंने अभी आपको एज इट इज जो बताया है प्लेंटिफ के लिए, सेम रूल अप्लाई होता है डिफेंडेंट के लिए। डिफेंडेंट के भी सेम रूल अप्लाई होगा,
बस का रूल नंबर चेंज हो रहा है. हु मे बी जॉइंड एज अ डिपेंडेंट, कौन कौन एज अ डिपेंडेंट ज्वाइन हो सकते हैं. नाउ ऑल द पर्सन मे बी जॉइन इन वन सूट एज अ डिपेंडेंट where a right to relief in respect of, again same चीज आ रही है, right to relief in respect of or arising out of the same act, transaction or series of act or transaction is alleged to exist against the such person. ठीक है, whether jointly, severally, alternative. सेम चीज. तो जितने भी डिफेंडेंट है जिनके खिलाफ हमने सूट फाइल किया गया है वो भी ऐसे डिफेंडेंट जुड़ सकते हैं. डिफेंडेंट जैसे बस नंबर 1, बस नंबर 2, दे कैन बी अ डिफेंडेंट इन द सेम सूट. ठीक है, और उसमें जो कंडक्टर है वो भी उसको पार्टी बनाया जा सकता है, और उसमें जो डिफेंडेंट है सॉरी उसमें जो ड्राइवर है वो भी पार्टी बनाया जा सकता है. क्योंकि उनको अलग अलग अगर सूट फाइल किया जाएगा, अलग अलग डिफेंडेंट होंगे तो बहुत सारे सूट फाइल हो जाएंगे. इसलिए अल्टीमेटली क्या निकल के आना है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है. ठीक है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड बी अराइज, एंड दैट्स द रीजन कि उनको भी एक ही सूट में डिफेंडेंट बनाया जाएगा. नाउ 3 ये कहता है लेकिन अगर अगेन द सेम थिंग, अगर डिले होगा तो बेटर है कि अलग चलाइए. पावर टू ऑर्डर द सेपरेट ट्रायल विद द जॉइंडर ऑफ द डिफेंडेंट may embarrass or delay, where it is appear to the court that any joinder of the defendant may embarrass or delay the trial of the suit, the court may order a separate trial or make such order as may expedient in the interest of the justice. तो कोर्ट को जो उचित लगेगा तो कोर्ट चाहे तो सेपरेट ट्रायल के लिए कह सकते हैं कि इनको ट्रायल अलग ही चलेगा इनका. अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन वाली बात नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो प्लेंटिफ का ऑप्शन वाली बात नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ऐसे जैसे प्लेंटिफ को ऑप्शन दिया गया था रूल नंबर 2 में, प्लेंटिफ टू देयर इलेक्शन, ठीक है, ऑप्शन आ गया इसके पास, बट यहाँ पे डिफेंडेंट के पास नहीं है ऐसा ऑप्शन. ठीक है, तो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि सेपरेट ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा. ठीक है गाइस, तो हमने 3 रूल्स कर लिए हैं. लेट्स मूव फर्दर, क्योंकि स्पीड से करेंगे, काफी सारे रूल्स हैं. अब जैसे एग्जांपल एक और समझ लेते हैं. एक तो हमने कार का एग्जांपल समझ लिया, आई मीन एक्सीडेंट का. देयर इज अनदर एग्जांपल. देयर वाज एन अल्टरकेशन टुक प्लेस between the P on one side and Q and R on the other side. अल्टरकेशन समझते ही होंगे, विवाद छिड़ गया P और Q और R के बीच में. अब हुआ क्या, ऑन दी अदर हैंड P assaulted Q, P ने Q और R को मारा simultaneously and Q और R में joined as a plaintiff. अब ये दोनों जिनकी पिटाई हुई है ये कंपनसेशन मांगेंगे, तो they can file in the capacity of the plaintiff in one suit for the damages against P for the tortious act. बिल्कुल ये दोनों, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन है ना, सेम ट्रांजेक्शन में जब कोई लड़ाई होती है तो P जो है Q और R को उसने मारा. अब P, Q और R के जो जो इंजरीज आई तो वो कंपनसेशन मांगना चाहते हैं. दैट इज द रीजन दे आर फाइलिंग इन द कैपेसिटी ऑफ द प्लेंटिफ. एक ही मामले में वो Q एंड R दोनों मिलकर प्लेंट P पे सूट फाइल कर रहे हैं. नाउ Q R साइमल्टेनियसली असॉल्ट्स P. P में ज्वाइन Q एंड R एज अ डिफेंडेंट. अगर P पे चोट लगी है तो ऐसा भी हो सकता है कि P जो है जब सूट फाइल करेगा तो Q एंड R को बना सकता है डिफेंडेंट इन वन सूट फॉर द डैमेज फॉर द टॉर्चस एक्ट. बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ तो इसको डिफेंडेंट बनाया गया है. अगर P कंपनसेशन करना चाहता तो P Q एंड R को डिफेंडेंट भी बना सकता है. ठीक है, एक ही सेम ट्रांजेक्शन की बात है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है. नाउ कोर्ट में, अब ये रूल नंबर 4 क्या कहता है, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द पार्टीज. इसको ऐसे समझते हैं, देखो यही जो एग्जांपल था, जब P ने मुकदमा किया Q और R पे, क्योंकि P के काफी चोट लगी थी, तो ऐसा हो सकता है, क्या पता Q ने बहुत ज्यादा मारा हो, क्या पता P ने Q से 50,000 रुपए मांगे हो कंपनसेशन में, और क्या पता उसने Q से सिर्फ 20,000 मांगे हो. ऐसा भी हो सकता है. और या इन्होंने जो भी मारा है, लेकिन बात सामने निकल के ये आई है कि अल्टीमेटली Q की ज्यादा गलती, तो Q को कई बार ज्यादा पे करना पड़ सकता है. ठीक है, और सिविल मामले में भी ऐसा होता ही है कि कई बार किसी की लायबिलिटी ज्यादा होती है, किसी की लायबिलिटी कम होती है, जरूरी नहीं इक्वली. हाँ, जहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट का मामला है या पार्टनरशिप का है, जहाँ जॉइंटली और सेवरली लायबल होते हैं, जॉइंटली एंड सेवरली जहाँ लायबल होते हैं, तो वहां पे अगर इसको पार्टी नहीं बनाया गया, सिर्फ 2 ही पार्टी, दे हैव टू पे इक्वली सम टाइम. विल डिस्कस अबाउट एल्स आल्सो.
ठीक है, द कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द जॉइंट पार्टीज. Judgment may be given without any amendment for such one or more of the plaintiffs as may be found to be entitled to relief for such relief as he or they may be entitled. जितना उनका हक है तो उनको रिलीफ दी जा सकती है. और ऐसे ही अगेंस्ट, देखो फॉर और अगेंस्ट, ठीक है, एक तो होता है वर्ड फॉर और अगेंस्ट, तो दोनों को आप ध्यान रखना. फॉर तो एक ही में आया हुआ है, अगेंस्ट बी में. अगेंस्ट सच वन और मोर ऑफ द डिफेंडेंट, यानी प्लेंटिफ के फेवर में भी दी जा सकती है. एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा प्लेंटिफ हो, तो क्या पता इसके फेवर में ज्यादा जजमेंट का, आई मीन इसके फेवर में जजमेंट कोर्ट ने दी हो, इसके थोड़ा कम फेवर में रही हो, तो ऐसा पॉसिबल है. For such one or more of the plaintiff as may be found to be entitled, जो जितना अधिकार रखता है रिलीफ का. ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं. यहाँ पे एक ए है, एक बी है और उनकी एक सिस्टर है. देखो ये ब्रदर है, ए बी सी ब्रदर एंड सिस्टर है. ठीक है, तो इन्होंने पार्टीशन का जब सूट फाइल करा है, जब पार्टीशन का सूट फाइल करा होगा, तो सपोज करो ए ने पार्टीशन का सूट फाइल करा था बी पे. अब उसको अपनी सिस्टर को भी डिफेंडेंट बनाना ही होगा. सिस्टर ऐसा हो सकती है कि सिस्टर मना कर दे कि मुझे कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, तो वो रिलीज डीड दे सकती है. वैसे तो सिस्टर जो होती है को पर्सनली राइट है उसका, she would be entitled to get the equal right in the property, ancestral property में after 2005, 2005 के बाद से उसका इक्वल राइट है. हिंदू में, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से भी आपने सॉरी हिंदू क्या नाम है इसका, हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी आप पढ़ेंगे 1956 में सेक्शन 6 में ये बात लिखी है. अब होता क्या है, जब इसने सूट फाइल किया होगा ए ने पार्टीशन का, तो इसने पार्टी बी को बनाया है, अपने ब्रदर को बनाया है, और सी को भी बनाया अपनी सिस्टर को, जो ऑलरेडी रिलीज डीड भी दे देती है कि हाँ मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए. अब लेकिन होता क्या, देखो सूट तो इसने पार्टीशन का फाइल करा, सूट फॉर पार्टीशन. अब इसने एट द सेम टाइम क्या मांगी है इसने, अब ये बी जो है इसका जो ब्रदर है वो पार्टीशन के सूट तो फाइल हुआ है, और एट द सेम टाइम वो एक और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है उसी प्रॉपर्टी पे. ठीक है, इसने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी है कुछ, तो ये क्या कर सकता है, अब यहाँ पे इंजंक्शन भी मांगेगा, इसको रोका जाए कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है, इसको रोका जाए. अब होगा क्या, अब यहाँ पर देखा जाए तो जब ए ने सूट फाइल किया पार्टीशन का, तो पार्टीशन तो एक मेन मुद्दा होगा और इंजंक्शन भी रोका जाना चाहिए. तो ऐसा कोर्ट कर सकती है कि भाई पार्टीशन का तो चलो अभी पेंडिंग ही चल रहा है, वो तो रिलीफ मिलेगी बाद में. एट द सेम टाइम इंजंक्शन का सूट यहाँ पे डिसाइड हो सकता है, और इंजंक्शन में ये तो कुछ कर ही नहीं रही है क्योंकि तो मैरिड डॉटर है, इनकी मैरिड सिस्टर है, वो तो ऑलरेडी कहीं जा चुकी है अपने घर पे. लेकिन जो बी है, बी को तो रोका जाएगा ना. तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफेंडेंट के खिलाफ यहाँ पे एक अलग रिलीफ भी निकल रही है. ठीक है, यहाँ पे उसके अगेंस्ट में ये रिलीफ भी उसको रोका जा रहा है, इंजंक्शन इसके अगेंस्ट इशू हो रहा है, लेकिन सी का तो कोई रोल ही नहीं इंजंक्शन में, तो इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. So that means the rule number 4 में लिखा against such one or more of the defendant as may be found to be liable according to their respective liability, तो इसको रोका भी जाएगा. ठीक है, यहाँ पे सी का कोई रोल नहीं है, चाहे वो एक के इसी केस में उसको पार्टी भी बनाया है. Is that okay? तो रूल नंबर 4 समझ लिया हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब कुछ रूल्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें रूल नंबर 4, 5, 6, 7 दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, लेकिन पता होने चाहिए. Now defendant need not be interested in all the relief claimed. तो जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट को हर एक जो रिलीफ उसने क्लेम करी है सब में इंटरेस्ट हो. प्लेंटिफ ने तो कई सारी रिलीफ मांगी होगी ना, तो जरूरी नहीं कि डिफेंडेंट जो है वो हर एक रिलीफ में इंटरेस्टेड हो. इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट यहाँ पे यूज करने से ये पता लग रहा है कि ये एक से ज्यादा डिफेंडेंट है. एवरी डिफेंडेंट, ठीक है, एवरी डिफेंडेंट यानी क्या पता ये दोनों, इस दोनों का इंटरेस्ट अलग हो, इसका इंटरेस्ट अलग हो. प्लेंटिफ ने जो रिलीफ मांगी है क्या पता वो सिर्फ D1 और D2 से मांगी हो, D3 से ना मांगी हो वो रिलीफ. तो इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड इन as to the all the relief claim in the suit against the him. ये वही वाला एग्जांपल आप पीछे वाला ले सकते हैं. जैसे यहाँ पर डिफेंडेंट नंबर जो C है, डिफेंडेंट नंबर 2C यानी उसके सिस्टर, she is not interested in anything
वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपना हिस्सा छोड़ चुकी है। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। रूल नंबर 6, जॉइंडर ऑफ द पार्टीज लायबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे बात आ रही है कॉन्ट्रैक्ट की। जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, द प्लेंटिफ में at his option join as a parties to the same suit all or any of the persons severally or jointly and severally liable। भाई जैसे सपोज कीजिए प्लेंटिफ है, उसने जो सूट फाइल किया है डिफेंडेंट 1, डिफेंडेंट 2, डिफेंडेंट 3, अब ये तीनों जो थे मान के चल रहे पार्टनर्स है, ये पार्टनर्स है। तो डिफेंडेंट चाहे तो, अब कोई ये पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग करती है, तो इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था पी से, ठीक है, पी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो प्लेंटिफ चाहे तो D1 पे सूट फाइल कर दे सिर्फ, या D2 पे ही करे, या D3 पे करे, या तीनों को पार्टी बना दे, ये उसकी चॉइस होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जॉइंडर ऑफ द पार्टीज लायबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट, द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन join as a party to the same suit all or any of them, या तो सबको पार्टी बनाए, या or any of the person severally or jointly and jointly or severally, ठीक है। liable on any one of the contract including part, अब ये जो है including parties to the bill of exchange। देखो कई बार होता है कई सारी पार्टी बन के बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करती है, हुंडेज इशू करती है, या प्रोमिसरी नोट बनाती है कई सारी, तो उनमें से एक को भी वो सूट पार्टी बना सकता है, इट्स चॉइस उसकी होगी प्लेंटिफ की, ठीक है। और लेकिन हम ऑलरेडी पार्टनरशिप में ये भी समझे थे, या जॉइंट लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जॉइंट लायबिलिटी की हम बात करें तो सेक्शन 42 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है, और उसमें जॉइंट राइट्स की भी बात की गई है 45 में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है 42 से 45 तक। बीच में भी है कि अगर एक को रिलीज कर दिया तो वो क्या, प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल करा D1 पे फाइल करा है, ठीक है सिर्फ, तो क्या D1 D2 से पैसा लेगा नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा, क्योंकि ये जॉइंटली और सेवरली लायबल थे। लेकिन प्लेंटिफ ने तो D1 पे ही सूट फाइल करा है, इसका मतलब ये नहीं कि D2 और D3 रिलीज हो गए हैं। डेफिनेटली D2 D3 कैन बी आस्क्ड टू पेड बाय द कोर्ट if the D1 is filing a suit against D2 and D3 for the recovery, ठीक है। Now rule number 7 क्या कहता है? When the plaintiff in the doubt from whom redress is to be sought, when the plaintiff is in doubt, plaintiff को पता नहीं लग रहा मुझे किसके खिलाफ सूट फाइल करना है, D1 पे करूं, D2 पे करूं, D3 पे करूं, तो वो क्या करता है, सबको पार्टी बना देगा, सबको बना देगा, फिर कोर्ट अपने हिसाब से चलेगी, और तब पता चल जाएगा प्रोसीडिंग में किसको किसको कौन अल्टीमेटली प्लेंटिफ के रिलीफ को पे करेगा। Now, where the plaintiff is in a doubt as to the person from whom he is entitled to obtain a redress, he may join 2 or more defendants in order that the question as to which of the defendant is liable and to what extent may be determined as between all the parties, ठीक है। तो प्लेंटिफ क्या करेगा, सबको पार्टी बना देगा, जिसको हटना होगा बाद में कोर्ट उसको स्ट्राइक आउट कर देगी। रूल नंबर 10 में कोर्ट चाहे तो बाद में उन पार्टीज में से जो पार्टी नेसेसरी नहीं है या प्रॉपर पार्टी की भी उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको स्ट्राइक आउट कर सकती है, जो यूजलेसली जुड़ गए हैं, ठीक है, हटाया जा सकता है। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया रूल नंबर 7 तक। देखो गाइस बहुत क्विकली मैंने करा दिया है, क्योंकि ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा है भी नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो डेफिनेटली विल बी मूविंग टुवर्ड फ्लॉलेसली हम चलते हैं। अब ये रूल नंबर 8, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई टेक्निकलिटीज हैं, और वो टेक्निकलिटीज हम डिटेल में समझ ही लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट जब बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे एक इंसान खुद सूट फाइल करता है, ठीक है। अब जैसे एक एरिया में न्यूसेंस क्रिएट होती है, एक एरिया में न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, तो ए चाहता है यार ये न्यूसेंस रोका जाए, तो इसके पड़ोसी जो है ए के हो गए, C, D, E, F, ये सारे लोग भी चाहते हैं कि भाई साहब न्यूसेंस को रुकवाया जाए। बी ने तो यहाँ पे फैक्ट्री खोल ली है रेजिडेंशियल एरिया में, तो ये C, D, E, F अलग अलग सूट फाइल करेंगे तो बहुत सारे सूट हो जाएंगे। इससे बेटर है कि भाई इनके बिहाफ पे ए ही खड़ा हो जाता है और वो सूट फाइल कर देता है अगेंस्ट सभी। इट कैन बी डन, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव सूट। A representative suit filed by or against one or more the person on behalf of themselves or other having the same interest
वर्ड पे एम्फसाइज करना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सेम इंटरेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सेम इंटरेस्ट, इसी से रिप्रेजेंटेटिव सूट समझ में आएगा. Just think once, what do you mean by same interest and how it is different from same cause of action? Who is going to tell me? Same interest or same cause of action, what is the difference? सोचिए थोड़ा, ठीक है. Are you guys there? हाँ जी. Yes, sir. सोचिए फिर मुझे बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है सेम इंटरेस्ट और सेम कॉज ऑफ एक्शन पे. ठीक है, पहले इतने में बताता चलता हूँ और बाकी आप इतना सोच के रखिए. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होगा? सूट फाइल बाय वन, सूट फाइल बाय और अगेंस्ट वन. देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेंटिफ ही हो, डिफेंड करने वाले भी कई सारों के बिहाफ पे एक हो सकता है. तो सूट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में एज अ प्लेंटिफ भी हो सकता है, एज अ डिफेंडेंट भी हो सकता है. वन और मोर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्फ और अदर हैविंग द सेम इंटरेस्ट in the suit, who may sue or defend in a representative capacity. में कौन कौन सूट को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में डिफेंड कर सकते हैं और सू कर सकते हैं. तो ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 एक अपवाद है किसका? जनरल रूल का, दैट ऑल द पर्सन interested in a suit ought to be joined as a parties to the suit in order to finally adjudicate all the matter involved therein and to avoid the fresh litigation over the same matter. तो बेसिकली बहुत सारे सूट फाइल हो जाएंगे, उससे बढ़िया है एक ही सूट फाइल कर दिया जाए. और अगर एक ही सूट में जो भी डिसीजन आएगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो भी डिसीजन आएगा, दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज हु हैज जॉइंड इट. ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन किया होगा. यानी जिस सपोज ए ने अगर सूट फाइल किया है, मेन कॉमन इशू है. कॉमन इशू क्या है? सेम इंटरेस्ट है. सेम इंटरेस्ट क्या है कि भैया न्यूसेंस है, उसने फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री हटवानी, इसके लिए उसने ए ने सूट फाइल करा है और सी डी ई एफ बी ने भी इसको कंसेंट दे रखी, आप फाइल कीजिए. तो कल को मान के चलते हैं कोर्ट ने कहा भाई इसने जो फैक्ट्री लगाई है वो एक रीजनेबल है, उसकी इतनी वाइब्रेशन नहीं कि जितनी आपको प्रॉब्लम हो रही है. तो जो भी डिसीजन आएगा वो सिर्फ ए ही नहीं, सी डी ई एफ भी बाइंडिंग होंगे. उसके बाद वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते हैं. उसके बाद वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है और रेजुडिकाटा भी अप्लाई हो जाएगा. तो सी कोर्ट में नहीं जा सकता बाद में. कोर्ट कहेगी भाई मामला तो डिसाइड हो चुका है. ठीक है, इसी के लिए मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेनेशन नंबर 6 ऑफ सेक्शन नंबर 11. एम आई राइट? हाँ जी. कौन सी एक्सप्लेनेशन नंबर रिप्रेजेंटेटिव सूट को लेकर? हाँ जी बताइए जल्दी से, कम ऑन गाइस, या भूल गए? पेरेट आप लोगों के पास हो गई आई एक्सपेक्ट. तो रिप्रेजेंट, ठीक है, तो 6 ही है. ठीक है, 7 तो एग्जीक्यूशन है. तो ऐसे यहाँ पर इस पे भी रेजुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा. अगर सी कोर्ट में जाएगा बाद में, कोर्ट कहेगी भाई मामला डिसाइड हो चुका, बार बार परेशान मत कीजिए, डिसाइड तो कर दिया, भी सही तरीके से तो बैठा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, इतनी छोटी मोटी वाइब्रेशन तो चलती है. अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव है तो दैट इज योर इशू, आप एक काम कीजिए कहीं और जाके रह लीजिए फिर. तो छोटी मोटी तो इशू तो रेजिडेंशियल एरियाज में भी होती है, बड़ा रेजिडेंशियल एरिया में वैसे फैक्ट्री खोलना अलाउ नहीं होता है. फैक्ट्री वगैरह सोशल इकोनॉमिकल जोन में खुलते हैं, सेज एरिया में. बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ठीक है, अब हम बात करते थे रूल, ये जो है ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 दैट इज ओनली इनेबलिंग प्रोविजन है एंड नाइदर कंपेल्स एनीवन टू रिप्रेजेंट मैनी. ऐसा भी नहीं है कि कंपेल किया ही जाएगा भैया तुम रिप्रेजेंट करो. बट हाँ इसमें एक चीज है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको खुद का इंटरेस्ट जरूर जुड़ा होना चाहिए. Neither compels anyone to represent many if by himself he has a right to suit, nor vests a right to suit in a person, and if he by himself has no right to sue, he cannot proceed to the sue on behalf of other by invoking the rule number 8 को. बेसिकली इसका खुद का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, then only he can file a representative suit. ठीक है, क्योंकि वहां पे खुद का भी उसका इंटरेस्ट था, then only he can file a suit here in the rule number 8.
अब कुछ और चीजें भी वो भी जान लेते हैं, बेरेट पढ़ लेते हैं, बेरेट के साथ ही हम बहुत सारी चीजों को और क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। आप लोग सोच के रखिएगा सेम इंटरेस्ट और सेम कॉज ऑफ एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। हैव यू थॉट ऑफ इट? हाँ जी, क्योंकि उसी पे आधारित है, यहाँ सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा है। ठीक है, बताइए किसी को पता चला है तो। उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए इसकी, मैं इतना भी हिंट देता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, शायद कुछ समझ में आ जाए। बताइए जरा, यामिनी कुछ समझ में आया? सर इसका ये मतलब होगा कि जरूरी नहीं है सेम एक्ट से, मतलब कि सब जो भी एग्रीव्ड हैं सारे, वो बिकॉज ऑफ सेम एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट से एग्रीव्ड हो। एग्जाम्पल दो, ये क्या समझ में नहीं आता है? ये तो बेरेट है। सर हाँ जी, सर कॉज ऑफ एक्शन होता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, मतलब बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। और क्या है ये? सेम इंटरेस्ट मींस बिटवीन द प्लेंटिफ्स ओनली। ये कहाँ पे कोई लिखा है? नहीं। चलो छोड़ो, एक एग्जांपल सुनते हैं। अब होता क्या है, एक क्लासरूम है, ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, अब आपको शायद याद है या नहीं है, ठीक है दोबारा देख लेते हैं। एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं और एक टीचर है जो पढ़ा रहा है। अब इन 50 बच्चों में से दो ऐसे शैतान बच्चे होते हैं, बड़ा परेशान कर रहे हैं, उन्होंने बहुत परेशान कर दिया, क्लास चलने नहीं दी। क्लास नहीं चलने दी तो अल्टीमेटली न्यूसेंस हो गया। क्लास नहीं चली तो अल्टीमेटली टीचर इस इरादे में है, जो टीचर है वो चाहता है कि इन दोनों को स्कूल से, क्लास से एक्सपेल किया जाए। ठीक है, या तो सस्पेंड कर दिया जाए, एक्सपेल किया, कुछ भी हो, वो हमारा इशू नहीं है यहाँ पर, हमारे को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो टीचर चाहता है अलोंग विद दिस, ये जो 48 बच्चे हैं, 50 में से दो गए तो 48 हो गए, तो ये जितने भी लोग हैं, टीचर और 48 स्टूडेंट, अभी आप मुझे बताइए, ये जिस दिन न्यूसेंस क्रिएट हुआ, ये कॉज ऑफ एक्शन है या सेम इंटरेस्ट है? हाँ जी, ये जिस दिन इनका डिस्टरबेंस हुई क्लास, और ये चाहते हैं टीचर और ये जितने भी 48 स्टूडेंट है कि सर और मैडम से बात करते हैं आपस में, और ये कहते हैं कि इन दोनों बच्चों को सस्पेंड कराइए, ये क्लास चलने नहीं देते हैं, बहुत दिनों से भी नहीं चलने दे रहे, अब इनको हटाया जाए या स्कूल से बाहर किया जाए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इज इट अ सेम कॉज ऑफ एक्शन और सेम इंटरेस्ट? सर यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन भी सेम ही है और इंटरेस्ट भी सेम ही लग रहा है। कॉज ऑफ एक्शन सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है। इंटरेस्ट क्या है इनका सबका? टू मतलब न्यूसेंस खत्म करना, तो हाँ जी, गेट क्लास ऑन स्मूथली सस्पेंडेड। चले, है ना, क्लास स्मूथली चले। इनका कॉज ऑफ एक्शन तो सेम ही है भाई, उसी दिन सबों को पंगा हो गया, सब वो क्लास नहीं चल पाई, तो कॉज ऑफ एक्शन हो गया और इनका इंटरेस्ट भी जुड़ा है। बट इस यस। क्लास में 70 बच्चे थे, टोटल स्ट्रेंथ जो थी 70 बच्चों की थी, देयर वाज 70 स्टूडेंट्स। तो आप मुझे बताइए, जो जो बच्चे उस दिन नहीं आए थे, 20 बच्चे नहीं आए थे, 20 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, इनका क्या कॉज ऑफ एक्शन है? सर सेम इंटरेस्ट है, कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। बस इतना ही समझना, ठीक है। इनका सेम इंटरेस्ट है कि हमारी क्लास, हमारी भी, मैडम ये हमें भी परेशान करते थे, हम नहीं आए थे तब भी क्लास नहीं चलने देते, तो मैडम हमारा भी ये सेम इंटरेस्ट है कि इनको निकलवाइए, लेकिन इनका कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं था क्योंकि उस दिन तो थे ही नहीं, बट इनका सेम इंटरेस्ट तो जुड़ा है ना। तो हमें क्या देखना है, रिप्रेजेंटेटिव सूट में हमें देखना है सेम इंटरेस्ट। सर इसी में अगर हम एक इंसिडेंट और ऐड कर दे, सपोज ये स्टूडेंट्स ने किसी दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स को परेशान किया नेक्स्ट डे या प्रीवियस डे, ठीक है, हाँ जी, तो उनका भी सेम इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, लेकिन सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं है यहाँ पर, डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है। हाँ जी, बिल्कुल, उनका ओके। सेम इंटरेस्ट है कि ये तो पूरे क्लास ही नहीं स्कूल को बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको एक्सपेल किया जाए, सबकी एक एक मत हो गया, सेम इंटरेस्ट हो गया, जबकि उस दिन उनका कॉज ऑफ एक्शन नहीं राइज हुआ। ठीक है, हाँ, सो मैं यही कह रही थी, बस हाँ जी, एग्जांपल मेरे दिमाग में आया नहीं था। हाँ, एग्जाम्पल बेरेट को समझना है तो एग्जाम्पल माइंड में रखना पड़ता है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लो अब एक बार, उसके बाद ही अप्लाई करना रिप्रेजेंटेटिव सूट पे। फॉर द यस। पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन हु सूड और आर सूड, जिनको मुकदमा जिन्होंने फाइल किया है, जिन पे किया गया है और डिफेंड कर रहे हैं, हैव द सेम इंटरेस्ट,
in one suit, it is not necessary to establish that such person have same cause of action as the person on whose behalf, whose benefit they sued or are sued or defend the suit as the case may be. समझ में आ गया बेरेट? जरूरी नहीं है उनका सेम कॉज ऑफ एक्शन, हाँ लेकिन सेम इंटरेस्ट है, दैट वुड बी सफिशिएंट. तो ये दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल, आप इसको कोट कीजिए. अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव सूट होता क्या है एज पर द बेरेट. रूल नंबर 8, वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑल. वन पर्सन में सू मुकदमा कर सकता है या अपने सूट को डिफेंड कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट. कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा, याद रखना. देखो ये क्वेश्चन ना पता नहीं कब जाके पूछा, आज तक तो पूछा गया नहीं है वैसे, लेकिन आपके पास अगर इस बात की क्लैरिटी है ना तो आप औरों से एक एडिटेड एडवांटेज में रहेंगे. नाउ वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन, कई सारे लोग. अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सूट कब होगा? कम से कम 2 तो हो, मिनिमम कम से कम 2 तो हो, नंबरस होने चाहिए. तो अकेला आदमी तो अकेले ही सूट फाइल कर देगा. तो नंबरस जब सूट फाइल होंगे, वैसे 2 भी नहीं 2 से ज्यादा ही चलते हैं, तभी रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल होगा. देयर आर नंबरस पर्सन होना चाहिए having the same interest in the one suit. One or more of the such person may with the permission of the court. अब हमें कोर्ट की परमिशन लेनी होगी पहले. Sue or be sued or may defend such suit on behalf or for the benefit of all the persons who interested. लोगों के हित के लिए भी हम इस तरीके से सूट फाइल कर सकते हैं. द कोर्ट में डायरेक्ट, लेकिन अगर हम जाएंगे कोर्ट में तो कोर्ट कहेगा भाई अच्छा आप इंद्रजीत बाकी सब लोगों के बेनिफिट्स के लिए आप आए हैं, यस सर, तो आप एक काम कीजिए, कोर्ट मुझे एक डायरेक्शन देगी. क्या डायरेक्शन देगी? दैट वन और मोर ऑफ सच पर्सन मे सू और बी सूड और मे डिफेंड सच सूट ऑन बिहाफ और बेनिफिट ऑफ ऑल दोस. तो कोर्ट मुझे डायरेक्शन क्या देगी? कोर्ट मुझसे कहेगी आप एक काम कीजिए, आप अपने खर्चे पे, देखो पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है, रूल तो हम पढ़ ही लेंगे. कोर्ट मेरे को कहेगी आप अपने खर्चे पे बीइंग अ प्लेंटिफ, आपको जितने भी आपके और प्लेंटिफ जो जुड़ना चाहते हैं उन सबको नोटिस भेजिएगा. मैं नोटिस भेजूंगा. नोटिस भेजना कहीं ना कहीं ये शो करेगा कि उन लोगों ने कंसेंट दी है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर मैंने 10 बच्चों को भेजी है, क्या पता उन जो नोटोरियस स्टूडेंट है 2, उनमें से 1 या 2 उसके फ्रेंड भी हो, वो ना चाहते हैं कि इन बच्चों के खिलाफ सूट फाइल किया जाए. 2-3 नोटोरियस बच्चों के भी तो दोस्त होंगे ना, 48 में से वो नहीं चाहते होंगे, तो वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि हम तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में नहीं आएंगे. तो अब क्या करना होगा? वो जब ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो कोर्ट क्या कर सकती है? उनको पार्टी बना सकती है, भाई तुम डिफेंडेंट बनो फिर. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. अब जब मैं उनको नोटिस भेजूंगा तो नोटिस का खर्चा ऑफ कोर्स ही बात है, वो तुम आगे पढ़ेंगे, वो मैं ही उठाऊंगा बीइंग अ प्लेंटिफ, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ. जब डिसीजन कोर्ट दे देगी, व्हाटएवर द डिसीजन विल कम, दैट वुड बी बाइंडिंग टू ऑल ऑफ अस हु आर रिप्रेजेंटिंग. तो ऐसा सारी चीजें इसमें लिखी हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम पढ़ लेंगे. The court may in every case where the permission or direction is given under sub rule number 1 at the plaintiff's expenses, ठीक है, plaintiff के खर्चे पे नोटिस दिया जाएगा. हाँ, इसमें नोटिस में एक बात इंपॉर्टेंट और है, कई बार ऐसा हो सकता है जो नोटिस देना चाहते हैं, इतने सारे लोग हैं, कई बार 100 लोग भी हो सकते हैं, तो 100 के 100 लोगों को नोटिस तो नहीं दिया जा सकता, बहुत खर्चा आ जाएगा. तो बेटर है हम एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट निकलवा देंगे. ठीक है, वो काफी होगा. Now give a notice to the institution of the suit to all the persons who are interested, either by personal service. अब पर्सनल सर्विस कितनी महंगी पड़ती है? बहुत महंगी पड़ती है. ठीक है, क्योंकि पर्सनल सर्विस में अगर आप पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 5, कि जहां जब पर्सनल सर्विस की बात है तो वहां पे प्रोसेस सर्वर जाता है. प्रोसेस सर्वर जाता है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 17 और 19 या 2 का कॉम्बिनेशन है. प्रोसेस सर्वर की बात की गई है, एक्नॉलेजमेंट लेके आता है वो, या तो 16 और 18 है. एक बार चेक कर लीजिए, आपको भी याद हो जाएगा. एंड टू एंड निकालिए ऑर्डर नंबर 5. लेकिन वो डिफेंडेंट की बात करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पर्सनल सर्विस होती है. ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर, ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर, ठीक है, 16 और 18 का कॉम्बिनेशन है, 17 और 19. ठीक है, वहां पर है
प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, नहीं ठीक है, 16 और 18 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 16 और 18, 16 और 18। तो वहां पे पर्सनल सर्विस होती है, नहीं कोर्ट का ही बंदा जाता है, उसके पास जाएगा, उसके एक्नॉलेजमेंट लेगा, रूल नंबर 16 और 18। तो बड़ी कॉस्टली पड़ सकती है। और वेयर द रीजन ऑफ द नंबर ऑफ अ पर्सन और एनी अदर कॉज सच सर्विस इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। अब इतने सारे लोग हैं, 1000 लोग भी हो सकते हैं, अब क्या करेंगे, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट निकलवा देंगे एज अ कोर्ट इन ईच केस में डायरेक्ट। Now, any person on whose behalf or for whose benefit a suit is instituted, defended under sub rule number 1 may apply to the court to be made a party. अब कोई एक ऐसा इंसान है, कोर्ट को लगता है, वो कोर्ट में अप्लाई करता है कि जनाब इस सूट में तो मुझे भी पार्टी बनाया जाना चाहिए, तो उसको पार्टी बना देंगे, कोर्ट उसको भी ऐड कर देगी, प्लांटिफ के रूप में ऐड कर देगी। जो जिसको नोटिस, जिसको पता लग गया है ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल हुआ है, तो वो पार्टी बनाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन सच सूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद मुझे लगता है अभी रिसेंटली आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, शायद या तो राजस्थान या हरियाणा में पूछा गया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन एनी सूट शैल बी अबंडेंट, ना ही अबंडेंट होगा, ना ही विड्रॉन होगा, ना ही एग्रीमेंट में कॉम्प्रोमाइज होगा, और ना ही सेटिस्फाइड होगी कोई लायबिलिटी। ये कब होगी अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सूट फाइल करा हूँ सारे 48 बच्चों के बिहाफ पे, स्कूल के बिहाफ पे मैंने सूट फाइल किया है, तो क्या मैं अबेंडन कर सकता हूँ किसी क्लेम को? मैं नहीं कर सकता। मैं विड्रॉ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। कर सकता हूँ कब? जब पहले मेरे को सबों को नोटिस देना पड़ेगा, 48 के 48 बच्चों को नोटिस देना पड़ेगा, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, डू यू एग्री? ठीक है, सो नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन एनी सच सूट shall be abandoned under rule number 1 and no such suit shall be withdrawn under sub rule number 3 of rule number 1 of 23 में withdrawal and compromise की बात है, ठीक है, 1 का 3, ठीक है, and no agreement compromise satisfaction shall be recorded in any such suit, ना ही compromise होगा under rule number 3 of the order, that order। compromise कहाँ होता है? order number 23 rule number 3 में compromise भी नहीं होगा, unless the court has given at the plaintiff expense। अब दोबारा plaintiff को खर्चा करना होगा, नोटिस देगा, so interested in the manner specified in sub rule number 2, ठीक है, उन जितने लोगों को, जो लोगों के बिहाफ पे उन्हें सूट फाइल किया, सबको नोटिस जाएगा। then only it can be compromised, then only it can be withdrawn or any claim can be abandoned। okay, ये किस में आया था? राजस्थान में आया था या कहाँ आया था? ये कहीं तो आया है। राजस्थान में आया था, उसमें ये था कि क्वेश्चन कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है विदाउट फॉलोइंग ये जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज है, तो क्या ये क्वेश्चन वैलिड होगा कि नहीं होगा, सॉरी ऑर्डर वैलिड होगा जज का कि नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन था। हाँ जी, तो आया था कहीं पे, देखो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो वो तो आएगी चीज। तो कोर्ट भी वैसे जजमेंट नहीं दे सकती विदाउट नोटिस, नोटिस देना पड़ेगा। Now where any person suing or defending in any suit does not proceed with the due diligence, where any person suing और डिफेंडिंग, अब ऐसा भी हो सकता है जिस इंसान ने, जैसे मैं हूं, मेरे मन में लालच आ गया, तो कोर्ट मुझे हटा देगी, हटो यहाँ से, आप इतने लोगों के भले की बात के लिए आए थे, खुद के मन में लालच आ गया, दूसरी पार्टी ने पैसा दिखाया तो हटा सकती है कोर्ट। वेयर एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग इन एनी सूट, डिफेंडिंग का मतलब ये समझ लेना, मैं एक साइड से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बार बार बोलूंगा तो टाइम खराब होगा। डिफेंडेंट भी, बहुत सारे डिफेंडेंट पे एक डिफेंडेंट अपॉइंट हो सकता है। डिफेंडिंग इन एनी सूट डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलिजेंस, लगता है ड्यू डिलिजेंस से मेहनत से काम नहीं कर रहा है, इन द सूट और डिफेंडिंग द कोर्ट में सब्स्टिट्यूट, कोर्ट क्या करेगी? हटा देगी उसको। सब्स्टिट्यूट इन इट्स प्लेस एनी अदर पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट, किसी भी इंसान को फिर रिप्रेजेंटेटिव सूट में वो सब्स्टिट्यूट कर देगी उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है। A decree passed in such suit under this rule shall be binding, बहुत इंपॉर्टेंट है, on all the person on whose behalf or for whose benefit the suit is instituted or defended as the case may be। ठीक है गाइस, क्लियर है? रूल नंबर 1 इज ओवर, ठीक है, आगे चलते हैं।
एक आध केस लॉ भी देख लेते हैं रूल नंबर 8 क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेंस का। अब जो रूल नंबर 8 का एक दो केस लॉज है वो देखते हैं। कंडीशन टू अप्लाई रूल नंबर 8, एपेक्स कोर्ट ने इन द केस ऑफ टीएन हाउसिंग बोर्ड, इंपॉर्टेंट केस है याद रखना, शायद आपके बुक्स में ना भी मिले, टीएन हाउसिंग बोर्ड वर्सेस गणपति एएन 1990 का केस है। नाउ एप्लीकेशन रूल नंबर 8 कब अप्लाई होगा, अगर ये कुछ कंडीशन फुलफिल होती हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टी मस्ट बी न्यूमरस, अकेले पे रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल नहीं होगा, न्यूमरस होनी चाहिए। दे मस्ट हैव द सेम इंटरेस्ट इन द सूट, ठीक है, सेम इंटरेस्ट, अब समझ गए होंगे क्लास, ठीक है, क्लास वाला एग्जांपल। द परमिशन मस्ट हैव बीन ग्रांटेड, द परमिशन मस्ट हैव बीन ग्रांटेड, कोर्ट ने परमिशन दी है, और डायरेक्शन मस्ट हैव बीन गिवन बाय द रूल नंबर 8 का 1 का भी, ठीक है, यानी वो नोटिस देगा, सारी चीज देगा, वो फॉलो किया जाना चाहिए। नोटिस मस्ट हैव बीन इशूड द पार्टी whom it is proposed to represent, ठीक है, उन लोगों को नोटिस जाएगा। नोटिस कैसे जाता है वो रूल नंबर 2 में लिखा है। रूल नंबर 2 में पब्लिकेशन भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, पर्सनल सर्विस हो, लेकिन पर्सनल सर्विस तो इम्पॉसिबल है, तो वो पब्लिकेशन करा देगा न्यूज़पेपर में। Now there was another case, बहुत ही लंबा नाम है, डिफिकल्ट नाम है, I don't know how to pronounce it, so it's all up to you how you gonna pronounce it. Aliya Thamandu, whatever it is, Aliya Thamandu, whatever it is, Thamunda, जो भी है, आप इस केस को आप पढ़ लीजिएगा। It was held in this case the compromise decree in a representative suit obtained without the leave of the court, जैसे भी हमने पढ़ा एक रूल में, रूल नंबर कौन सा है ये, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सकता, 4th, ठीक है, रूल नंबर 4, 8 का 4, रूल नंबर 8 का सब रूल 4 है, ठीक है, उसमें अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट द इशूइंग नोटिस टू द पार्टी, दैट इंटरेस्ट वुड बी वॉइड, ठीक है। देखो ये आ गया ना वही वाला राजस्थान वाला, राजस्थान में वॉइड ऑप्शन तो था ना, उसका आंसर भी वॉइड ही होगा। तो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है रिप्रेजेंटेटिव सूट में, ऑब्टेन विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट ने खुद करा दे तो डिसीजन वॉइड हो जाता है। एंड विदाउट द इशू नोटिस टू द पार्टीज, इंटरेस्ट वुड बी वॉइड, क्योंकि ये जो प्रोविजन है मैंडेटरी है। लिख लिया ये केस, दोनों केस लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे। केस का नाम डिफिकल्ट है, आप कैसे बोलेंगे लिखेंगे ये आपकी चॉइस है। आलिया थमुडा, थमुडा पढ़िए, यामिनी आप ही पढ़िए इसको तो। सर आलिया था मुदा, बीथा थे बेअपुरा, पढ़ लो जो भी लिख लो ना, पेपर में लिख पाओ तो लिखते ना, कुछ चीजें होती है डिफिकल्ट, वो याद रह जाती है, आसान चीज कई बार हम भूल जाते हैं, लाइटली लेते हैं ना। यस सर, ये होता है। ठीक है, और लेटेस्ट केस है, और लेटेस्ट केस है 2019 का, ठीक है, किताबों में नहीं मिलेगा आपको ये। चलिए आगे चलते हैं। नाउ रूल नंबर 8A क्या कहता है, पावर ऑफ द कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ अ पर्सन, permit a person or a body of a person to present opinion or to take part in the proceeding. अब जैसे हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं तो कोर्ट ऐसा भी कर सकता है, किसी भी पार्टी का, आई मीन किसी भी एक ऐसे इंसान के ओपिनियन ले सकता है, उसे पार्टी बना सकता है जिसकी ओपिनियन उस मामले में हेल्पफुल हो सकती है। सो व्हाइल ट्राइंग अ सूट, द कोर्ट में, एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहे, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। While trying a suit, the court may be satisfied that the person, कोई इंसान या body of a person, कई सारे लोग, is interested in this question of law, which is directly and substantially an issue in the suit, and that is necessary in the public interest, to allow that person or a body of a person to present his or his opinion on that question of law, permit that person or body of a person to present such opinion and to take part in a proceeding of the suit as the court may specify. ठीक है, तो कई लोग होते हैं जो कई चीजों पे काम कर रहे होते हैं, जैसे एनवायरमेंट पे कई लोग काम कर रहे होते हैं, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल हुआ है
एनवायरमेंट का मुद्दा है तो एनवायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ओपिनियन के लिए पार्टी बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है तो कई बार ऐसा लोगों को बनाया जा सकता है। साइबर क्राइम की अगर बातें होंगी, वैसे क्रिमिनल लॉ की बात करें तो साइबर क्राइम का मामला आएगा तो ओपिनियन किनसे मांगेंगे, तो हमारे एक एडवोकेट साहब है ना पवन दुग्गल जी, उनके ओपिनियन बहुत मैटर कर सकती है, क्योंकि इज अ वेरी एक्सपर्ट, बहुत रिनाउंड एडवोकेट है साइबर क्राइम में, ठीक है। और एनवायरमेंट में किन किन को रख सकते हैं, ऐसे मेधा पाचकर है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं तो उनको रखा जा सकता है अगर ऐसे मुद्दे छिड़ेंगे। नाउ व्हाट आर द नेसेसरी, अब हम आते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 और इसके साथ हम 13 पढ़ेंगे। ऑर्डर नंबर 1 का रूल नंबर 9 के साथ 13 और इसमें एक सेक्शन सीपीसी का 99 भी पढ़ेंगे। नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी क्या होती है? अननेसेसरी पार्टी इन वन in whose presence a necessary party is one whose presence whose presence is indispensable to the constitution of the suit, कि उसके बिना आप सूट तो चला ही नहीं सकते। नेसेसरी पार्टी वो होगी जिसके बिना सूट आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा, ठीक है। और अगेंस्ट whom the relief is sought and without whom no effective order can be made, जिसके अगर ना रहने से ऑर्डर तो पास होएगा ही नहीं। भाई कारों की बसों की टक्कर हो गई थी, प्लेंटिफ नंबर 1 ने सूट फाइल करा तो बस नंबर 1 को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, बस नंबर 2 को भी बनाना पड़ेगा, इनके ऑनर को भी बनाना पड़ेगा, दोनों के, ठीक है। बट हाँ ये तो नेसेसरी पार्टी हो गई। इंश्योरेंस कंपनी भी नेसेसरी पार्टी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी वो भी नेसेसरी पार्टी है, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को इनको पेमेंट देनी पड़ेगी P1 को, वट एवर द कंपनसेशन। बट हाँ ड्राइवर बेसिकली अपनी एक नेग्लिजेंट हो सकता है, तो अगर नेग्लिजेंट है तो उसके लिए वो सजा काटेगा या इसको पैसा पे किया जा सकता है, लेकिन वो ऑनर मांगेगा कि भाई तू तेरी नेग्लिजेंस रही है तो तू मुझे पे कर। और कंडक्टर का तो कोई रोल ही नहीं, तो कंडक्टर लेकिन पार्टी बनाया जा सकता है एज अ प्रॉपर पार्टी, क्योंकि कंडक्टर ने बहुत चीजें देखी होंगी उसमें कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या क्या रीजन रहे होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विटनेस, मैं विटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टीज की बात कर रहा हूँ। पार्टीज अलग होती है सूट में और विटनेस अलग होता है। हाँ वो बात अलग है, एक पार्टी विटनेस जरूर हो सकती है, ठीक है। जैसे एक्यूज कैन बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस, एक्यूज भी विटनेस हो सकता है, उसको अपनी लिखित में देनी पड़ती है ना कि मैं विटनेस बनना चाहता हूँ, राइटिंग में देगा। तो ऐसे ही यहाँ पर सिविल मामले में पार्टीज भी विटनेस हो सकती है। हाउएवर आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टीज ओनली राइट नाउ। तो हु कैन बी नेसेसरी पार्टीज? अगर मैं पार्टीशन का सूट फाइल करता हूँ तो पार्टीशन के सूट में ए और बी दोनों ब्रदर चाहते हैं कि पार्टीशन हो, तो ये दोनों जो हैं ए और बी ये तो नेसेसरी पार्टी है ही। इनकी सिस्टर जो ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड सिस्टर, शी इज ऑल्सो नेसेसरी पार्टी, ठीक है, वो भी नेसेसरी पार्टी होगी। नेसेसरी पार्टी क्योंकि अब अल्टीमेटली आज के टाइम में आप लोगों को पता है कि कोपार्शनरी जो राइट है उसके बाद तो एक मैरिड लेडी हो चाहे मैरिड हो, इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी में उसका अधिकार है, तो डेफिनेटली शी कैन आल्सो बी अ नेसेसरी पार्टी हियर। अब एक बार पढ़ लेते हैं। तो नेसेसरी पार्टी जिसके एब्सेंस में सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा या कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, और जो जिसके खिलाफ हमने रिलीफ मांगी है रिलीफ देने वाला ही नहीं होगा, तो हम किससे रिलीफ मांगेंगे? क्या कंडक्टर पे करेगा एक्सीडेंट को कंपनसेशन? नहीं। ड्राइवर पे करेगा? कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। क्या पता ड्राइवर की ही वो कार हो, जो गाड़ी चला रहा वही उसका ऑनर हो, लेकिन अल्टीमेटली इंश्योरेंस करा रखता तो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है, लेकिन पार्टी तो वो रहेगी ना, नेसेसरी पार्टी है। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी पार्टी नो डिक्री कैन बी पास, डिक्री पास नहीं हो सकती। व्हाइल अ प्रॉपर पार्टी is one in whose absence an effective order can be made. प्रॉपर पार्टी कंडक्टर ना भी होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, काम तो चल ही जाएगा। बट whose presence is required for the complete and final decision on the question, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो जरूरी है ताकि फाइनल डिसीजन आ सके प्रॉपरली और कंप्लीटली। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर पार्टी अ डिक्री कैन बी पास। अगर प्रॉपर पार्टी यानी कौन हो गया? जिसके एब्सेंस में डिक्री तो पास हो सकती है बट इफेक्टिव ऑर्डर नहीं आएगा, इसलिए उसको रख लेना ही ज्यादा उचित होता है।
एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, और इसने सब लीज भी किया हुआ है, सब लीज भी है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, सब लीज है, सब लेसी है। तो जो लैंडलॉर्ड एविक्ट करवाना चाहता है टेनेंट को, तो टेनेंट वुड बी दी नेसेसरी पार्टी एंड द सब लेसी दैट वुड बी अ प्रॉपर पार्टी, वो प्रॉपर पार्टी होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसको खाली करवाना है, लेकिन हम टेनेंट को खाली करवा लेंगे तो सब लेसी को भी खाली करवाना है। अगर हाँ सब लेसी को भी खाली करवाना है तो वो नेसेसरी पार्टी होगा, बट अभी मुझे निकलवाना है सिर्फ पहले वाले टेनेंट को, सब लेसी को नहीं। तो अल्टीमेटली जो टेनेंट होगा वो नेसेसरी पार्टी होगा। नाउ एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एग्जांपल वैसे मैं आपको समझा ही चुका हूं, वही है। इन अ पेटिशन फॉर द कंपनसेशन इन अ रोड एक्सीडेंट द क्लेमनेंट्स में जॉइन 3 पार्टीज। किस किस को ज्वाइन कर सकता है वो, करवा ज्वाइन करने का मतलब खुद नहीं, किन किन को ज्वाइन कराएगा प्लेंटिफ एज अ डिफेंडेंट। एक तो ऑनर ऑफ द व्हीकल, इंश्योरर and the driver of the vehicle as a respondent, ठीक है, and the owner and insurance if any are the necessary party. Insurer और owner necessary party होंगे along with the claimant. Claimant तो है जो मुकदमा कर रहा है, वो तो होना ही चाहिए, while the drivers and the driver of the vehicle involved is or are formal or proper party. अब ड्राइवर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसकी नेग्लिजेंस थी, क्या रहा, तो वो इसलिए वो प्रॉपर पार्टी है, whose presence enable the court to adjudicate more effectively and completely, but even in the absence the court can pass a decree. आप लोगों को पता ही होगा कुछ ऐसे कानून है जहां पर एक्सीडेंट होता है तो आपको कुछ पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी इंश्योरेंस कंपनी को तो पे करना ही करना होगा। अब लापरवाही कितनी भी हो, क्या हो, सामने वाले के चोट लगी है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी में पे करना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने गाड़ी चला रहे थे, आपकी खुद की नेगलेंस, आपने दारू पी के गाड़ी चला रहे थे, तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनीथिंग फॉर द टाइमिंग। तो डेफिनेटली वो इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा हो सकता है पे करना पड़े सामने वाली पार्टी को जिसको चोट लगी है। अल्टीमेटली ड्राइवर से वो पैसा ले लेंगे, क्योंकि ड्राइवर लीकर पी के यानी दारू पी के गाड़ी चला रहा है तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अब आता है नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज। नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, देखो जॉइंडर और पार्टीज कहां पर पड़ा था, रूल नंबर 1 and 2 and 3 में, ठीक है, 1, 2 and 3। 2 में इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई वहां पे सेपरेट ट्रायल भी हो सकता है, और ऐसे 3 का है। बात करते हैं नॉन जॉइंडर। नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर से क्या फर्क पड़ेगा। नॉन जॉइंडर होता जिनको ज्वाइन किया जाना चाहिए था वो नहीं जुड़े, नेसेसरी पार्टी अगर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड नॉन जॉइंडर। मिस जॉइंडर जो नहीं जुड़ने चाहिए थे वो जुड़ गए हैं। नॉन जॉइंडर मीन्स नॉट ज्वाइनिंग द प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी to the suit, while misjoinder is a state of the joining of 2 or more person, whether necessary or proper party, as a plaintiff or defendant on one suit in contravention of the rule number 1 and rule number 3। यानी rule number 1 and 3 में हमने क्या पढ़ा था, who can be joined as a plaintiff, who can be joined as a defendant। rule number 3 वो जुड़ने नहीं चाहिए थे, उनके कंट्रावेंशन में अगर कोई पार्टी जुड़ गई हैं तो that will be considered as a misjoinder। as a general rule a suit shall be dismissed only। सूट कब डिसमिस होता है, only on the grounds of the non joinder मिस जॉइंडर of the parties। लेकिन अगर नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ द नेसेसरी पार्टी है, अगर नॉन जॉइंडर हुई है, नेसेसरी पार्टी नहीं जुड़ पाई है, तो सूट आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो दैट इज द रीजन डिसमिस हो जाएगा। और ये जो एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है, तो मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 9। No suit shall be defeated, defeat नहीं होता है suit by the reason of misjoinder or non-joinder of the parties, and the court may in every suit deal with the matter in the controversy so far as regard the rights and interests of the party actually before it। तो अगर misjoinder और non-joinder of the parties है तो suit defeat नहीं होता है, ये याद रखना, suit defeat नहीं होगा, कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी। बट इन केस इफ द non-joinder of the necessary party है, इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, if there is a non-joinder of necessary party, अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई नहीं आपने पार्टी बनाया, डिफेंडेंट नहीं बनाया, या गाड़ी के ओनर कोई नहीं बनाया,
तो सूट कैसे बढ़ेगा, किससे आप पैसा लोगे, आप कंपनसेशन किससे लोगे। तो वकील साहब का बहुत बढ़िया यहाँ पे रोल होता है कि उन्हें किसको पार्टी बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब किसी को मैंने पार्टी बनाया, किसी को नहीं बनाया, तो सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन ले सकती है कोर्ट में कि लॉर्डशिप इन्होंने तो पार्टी बनाया नहीं। तो कोर्ट या तो ऐड कर देगी या स्ट्राइक आउट कर देगी, कर सकती है, वो रूल नंबर 10 में है। लेकिन अभी हम 9 के साथ किसको पढ़ेंगे, 13 को पढ़ेंगे, ठीक है, 13 को पढ़ेंगे। अभी पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, सेक्शन 99। चलो 13 ही पढ़ते हैं डायरेक्ट, उसके बाद में आपको 99 बताऊंगा। ऑब्जेक्शन एज टू द नॉन जॉइंडर ऑफ द और मिस जॉइंडर, all the objection on the ground of non-joinder misjoinder of the party shall be taken at the earliest possible opportunity, जितना जल्दी हो सके वो, earliest opportunity, हर जगह ये वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। and in all the cases where the issues are settled, इशू जब सेटल हो रहे होंगे उस वक्त ले लीजिए आप ऑब्जेक्शन कि जनाब इसमें इंश्योरेंस कंपनी को तो पार्टी बनाया नहीं, ठीक है, वो बनना चाहिए था। या फिर एट द बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू, ठीक है, बिफोर यानी ऑर्डर नंबर 14 पे जंप करने से पहले, या 14 पे जब हम बात कर रहे होंगे ऑर्डर नंबर 14 पे, तो उसके दौरान आपको ये ऑब्जेक्शन लेने चाहिए। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है सब्सिक्वेंटली अराइजन, वो बात अलग है, क्या पता वो ऑब्जेक्शन बाद में अराइज हो, पहले था ही नहीं वो ऑब्जेक्शन। एंड सच ऑब्जेक्शन नॉट टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड, अगर आपने वो ऑब्जेक्शन नहीं लिया, अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने ऑब्जेक्शन को वेव्ड कर दिया है, ठीक है गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ लेट्स बैक टू द सेक्शन 99। 99 क्या कहता है, कोई भी डिक्री नहीं हो, नो डिक्री टू बी रिवर्स और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स और ज्यूरिडिक्शन। अगर किसी भी केस के मेरिट पे फर्क नहीं पड़ रहा है या ज्यूरिडिक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा है और कोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया और आपने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया है, आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया आपने, तो डिक्री रिवर्स नहीं होगी। नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द ज्यूरिडिक्शन। ना नो डिक्री शैल बी रिवर्स और सब्सटेंशियली वैरिड, या उसमें बदलाव किया जाएगा। नोर शैल एनी केस बी रिमांडेड, ना ही वो नीचे वाली कोर्ट को वापस भेजा जाएगा। इन अपील, अगर अपील की गई है, अगर इसकी अपील की गई है, जो भी डिसीजन आएगा उसकी अगर अपील की गई है, अपीलेट कोर्ट में आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि वो तो पार्टी थी नहीं, मिस जॉइंटर पार्टी थी या नॉन जॉइंटर ऑफ द पार्टीज थी, और द कॉज ऑफ एक्शन को भी लेकर, कॉज ऑफ एक्शन हम करेंगे इसको जब हम ऑर्डर नंबर 2 पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा ही नहीं। हाँ, कॉज ऑफ एक्शन को लेकर पार्टीज गलत जुड़ गई हैं तो उसको एक और टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जी, हु इज गोइंग टू टेल मी, जल्दी बताइए गाइस, कम ऑन टेल मी फास्ट। अगर कॉज ऑफ एक्शन जो जुड़ने नहीं चाहिए थे, कॉमन कॉज ऑफ एक्शन नहीं था, वो पार्टी जुड़ गई हैं, सब मल्टीफेरियसनेस। हाँ जी, मल्टीफेरियसनेस होता है, ठीक है, ऑर्डर नंबर 2 में पढ़ेंगे। मल्टीफेरियसनेस, जो नहीं जुड़ने चाहिए थे वो जुड़ गए, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको ये बात ही नहीं करी कॉज ऑफ एक्शन। मैंने आज जो बात करी है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है, सेम एक्ट और सेम इंटरेस्ट, ये 4-5 बातें करी है ऑर्डर नंबर में। कहीं कॉज ऑफ एक्शन पढ़ा? आंसर इज नो। हाँ, एक में पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव में, वो भी एक हमने लिमिटेड सेंस में पढ़ा है। तो कॉज ऑफ एक्शन को लेकर या कोई और एरर आया है, डिफेक्ट आया है, ये इरेगुलरिटी इन द प्रोसीडिंग द सूट नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस और ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो डिक्री रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। और ये किसके अंदर आ रहा है सेक्शन? ये अपील में आ रहा है, राइट। अपील कहाँ स्टार्ट होती है? 96 से लेकर 112। लेकिन provided nothing in this section shall apply to the non-joinder of the necessary party, डिक्री पूरी रिवर्स हो जाएगी अगर नेसेसरी पार्टी है नहीं तो सूट आगे कैसे बढ़ेगा। तो अगर कोर्ट ने भी गलती कर दी है तो नेसेसरी पार्टी है नहीं, तो डेफिनेटली ये फिर तो डिक्री रिवर्स ही करनी पड़ेगी। अपीलेट कोर्ट रिवर्स कर देगी, मॉडिफाई भी कर देगी अगर नेसेसरी पार्टी है ही नहीं। इज दैट क्लियर? आई होप इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन आपको एक सीरीज पता होनी चाहिए। अगर हम रूल नंबर 9 पढ़ रहे हैं, रूल के साथ 99 भी पढ़ेंगे, 13 भी पढ़ेंगे। केस पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर
इट इज अ नेसेसरी पार्टी और नॉट, कि कोई पार्टी नेसेसरी है या नहीं है। इसके लिए हमें पढ़ना होगा एक केस कस्तूरी एयम पेरुमल, कस्तूरी एयम पेरुमल ए 2005 का केस है। दे मस्ट बी राइट टू सम रिलीफ, दे मस्ट बी अ राइट टू सम रिलीफ अगेंस्ट सच पार्टी। मैं रिलीफ मांग रहा हूं ना किसी से, मैं उसी से तो मांगूंगा जिससे कुछ बनता होगा, ठीक है, जिसके पर मेरा राइट होगा और उसकी लायबिलिटी होगी। In respect of the matter involved in the proceeding in the question, there must be a right to some relief against such party, ठीक है। It should not be possible to pass effective decree in the absence of such party. तो जिसके absence में डिक्री पास नहीं हो सकती, जिसके absence में डिक्री पास नहीं हो सकती, वो होगी necessary party. Is that clear? लिख लीजिए नोट जल्दी से। Okay guys, let's proceed further. ठीक है, अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 10, बहुत ज्यादा तो बचा नहीं है, कर लेंगे खत्म इसको। सूट इन द नेम ऑफ द रॉन्ग प्लांटिफ, सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लांटिफ, बहुत इजी सा और रूल है, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या लिखा है? सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लांटिफ। अगर एक गलत नाम पे प्लांटिफ के, गलत नाम से प्लांटिफ ने सूट फाइल कर दिया, सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लांटिफ, उसको करेक्ट हो जाएगा वो, उसमें क्या प्रॉब्लम? भाई सूट फाइल करना था प्रिंसिपल के नाम पे, एजेंट ने अपने नाम पे कर दिया, बिल्कुल हो जाएगा नाम चेंज। और एक चीज ध्यान रखना, रूल नंबर 10 का सब रूल नंबर 1, दैट इज ओनली डीलिंग विद द प्लांटिफ, where the suit has been instituted in the name of the wrong person as a plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff, the court may at any stage of the suit, किसी भी स्टेज पे, if satisfied that the suit has been instituted through the bona fide mistake, गलती से हमने कर दिया है, and that is necessary for the determination of the real matter in the dispute to do so, order any other person to be substituted or added a plaintiff. plaintiff add भी किया जा सकता है, उसका नाम सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है, जैसा कोर्ट को उचित लगे, कुछ है ही नहीं इसमें। अब लेकिन रूल नंबर 10 का सब रूल नंबर 2 दोनों पे अप्लाई होता है, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। कोर्ट में स्ट्राइक आउट हटा सकती है और जोड़ सकती है पार्टीज को। The court may at any stage of the proceeding, either upon or without the application of either party, and on such term as may appear to the court to be just, order that the name of any party improperly joined, जिसको अगर जुड़ना नहीं चाहिए था, यानी misjoinder of the party, whether as a plaintiff or defendant, be struck out, उसको हटा दिया जाएगा। and the name of any person who ought to be have been joined, जिसको जुड़ना चाहिए था, add कर दिया जाएगा, whether as a plaintiff or the defendant, or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectively, completely to adjudicate upon and settle all the disputes question involved in the suit. तो उसको ऐड किया जा सकता है, जिसको ऐड किया जाना चाहिए था, जिसको ऐड नहीं किया तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बिल्कुल सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, जो कि इलस्ट्रेशन अप्लाई होता है रूल नंबर 10 के 1 पे। डी इज एन एजेंट ऑफ ए, डी अंडर बोनाफाइड मिस्टेक फाइल सूट इज ऑन नेम, अपने ही नाम पे कर देता है, तो प्रिंसिपल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द कोर्ट। कोर्ट जो है एजेंट का नाम हटा के प्रिंसिपल का नाम लगा देगी। 2 में हमने क्या पढ़ा? पार्टीज को ऐड करना, हटाना। मिसजॉइंडर है, हटाइए, जो नॉन ज्वाइन हुए उनको ज्वाइन कराइए। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कोई भी हो सकता है। अब एक होता है प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट होता है, जैसे सपोज प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट होगा, हाँ जी, एक के बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन करते हैं। एक ए है, ए ने बी और सी की पिटाई कर दी है, बड़ा दबंग आदमी है, ठीक है, बड़ा दबंग आदमी ए ने इसने बी और सी की पिटाई कर दी है। तो अब क्या होगा? बी और सी इसके खिलाफ कंपनसेशन मांग सकते हैं, ठीक है, भाई मारे चोट मार दे, तूने हमें कंपनसेशन दे। तो बी ने सूट फाइल करा ए के खिलाफ, लेकिन सी बड़ा डरपोक आदमी है, भाई मैं नहीं ले रहा इससे पंगा, छोड़ यार, अपने चोट लगे चुपचाप शांति से बैठ जाओ। तो अब क्या हो सकता है? कोर्ट चाहे तो इस मामले में सी जब मना कर रहा है बी के साथ मैं नहीं जुड़ूंगा,
तो बी तो बताएगा ना कोर्ट में जनाब उसकी भी मारा, तो कोर्ट उसको बुला के पूछेगी। तो कोर्ट क्या कर सकती है, इस सी को एज अ, ये जब प्लेंटिफ नहीं बनना चाहता है, बनना तो उसको प्लेंटिफ चाहिए था सी को, कोर्ट कहेगी भाई एक काम करो फिर तुम प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बनो, ठीक है, इसको प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बना देंगे नेम से, इसे चाहिए कुछ नहीं, ना इससे कुछ रिकवरी होनी है, इसको बना दिया हमने प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। आप सूट में बने रहेंगे जब तक सूट का एडजुडिकेशन ना हो, क्योंकि कुछ बातें तो इससे भी पूछेगी ना कोर्ट। So now no person shall be added as a plaintiff suing without the next friend. अब ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट बात है, लेकिन हम फोर्थ में पढ़ेंगे ये वाली बात। प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। नो पर्सन शैल बी एडेड एज अ प्लेंटिफ सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड। एक बच्चा है, डिसेबल है, तो जो इंसान डिसेबल है तो वो कैसे सूट फाइल करेगा, ही कैन फाइल अ सूट थ्रू द नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है। और अगर कोई वो डिफेंडेंट है, माइनर है, तो फिर गार्जियन एड लिटरम अपॉइंट होता है। नो पर्सन शैल बी एडेड एज अ प्लेंटिफ सुइंग विदाउट द नेक्स्ट फ्रेंड और अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ प्लेंटिफ अंडर द एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट। तो कंसेंट से ही होगा ऐड, ठीक है, विद द कंसेंट चाहिए ही होगी, बहुत कुछ नहीं है इसमें रूल में, सिंपल सी बात है। अगर ऐड करना है, वो माइनर है, तो नेक्स्ट फ्रेंड ऐड होगा, लेकिन विद द कंसेंट ही होगा, कंसेंट होनी चाहिए। रूल नंबर 10 का 4 क्या कहता है, सब रूल नंबर 4, वे द डिफेंडेंट एडेड, तो प्लेंट को अमेंड करना पड़ेगा भाई, अगर आप पार्टी को ऐड कर रहे हो तो उस पार्टी का नाम भी तो आएगा ना रिकॉर्ड पे। Now where a defendant is added, the plaint shall, unless the court otherwise direct, be amended in the manner as may be necessary, and amended copies of the summon of the plaint shall be served, और कॉपी भी भेज दी जाएगी फिर न्यू डिफेंडेंट पे। एंड इफ द कोर्ट थिंक फिट ऑन द ओरिजिनल डिफेंडेंट, ठीक है, अगर कोर्ट को उचित लगेगा तो पुराने डिफेंडेंट पे भी भेजेगा, नए वाले को तो देनी ही पड़ेगी, पुराने वाले को भी देनी पड़ती है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 22। अब ये सेक्शन बदल गया, हाँ सेक्शन कौन सा है मुझे बताइए, एडिंग ऑफ द प्लेंटिफ, यही है मेरे ख्याल से 22 ही है, ठीक है। द प्रोसीडिंग्स as against any person added as a defendant shall be deemed to have been begun। अब जो हमने नया डिफेंडेंट ऐड किया गया है तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग किस डेट से माना जाएगा कि शुरू हुई है, ओनली ऑन द सर्विस ऑफ द समन, ठीक है, उसे तो पहले नहीं पता था ना, अब उसको नया डिफेंडेंट बनाया है, तो जिस दिन से सर्विस ऑफ समन होगा उस दिन से माना जाएगा ही हैज बीन एडेड एज अ डिफेंडेंट। और ये सेक्शन नंबर 22 में ही है मेरे ख्याल से, आज के 1963 एक्ट सर में। 21 है इसमें, हाँ जी, सेक्शन 21। 21 है, यस सर। So 22 तो continuing breach और tort से फिर वो related हाँ है। टॉर्ट्स वाला होगा, सर वो कंटिन्यूस पुराना वाला। वाला एक्ट है ना, उसमें 21 है, ठीक है, तो 1871। 20, हाँ ठीक है 21 होगा फिर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है 21 है, मतलब इसमें एक दो में आगे पीछे ही है, ठीक है। यस एक और इसमें पेमेंट इनटू द कोर्ट, चलो ठीक है वो तो सारे के हो गए, 22, ठीक है 21 हो गया फिर। चलते हैं आगे, रूल नंबर 10 ए, ये 3 ही रूल्स बचे हैं अब। 10 ए क्या कहता है, पावर ऑफ द कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस। देखो कई बार क्या होता है, अब कई सारे डिफेंडेंट है या कई सारे प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, P1, P2, P3। अब ये जो डिफेंडेंट है इनके अलग अलग प्लीडर भी तो हो सकते हैं, तो कोर्ट कह सकती है अगर आपकी कुछ बात रह गई डिफेंडेंट नंबर 2 के प्लीडर की तो आप कहिए, कई बार होता है, सबको बोलने का राइट है। द कोर्ट में इन डिस्क्रिशन रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट एज टू एनी इंटरेस्ट व्हिच इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजन ऑन एनी मैटर इन इशू। कुछ बात रह गई तो आप बताइए। इन एनी सूट और द प्रोसीडिंग इफ द पार्टी हैविंग द इंटरेस्ट व्हिच इज लाइकली टू बी सो अफेक्टेड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी प्लीडर, ठीक है। तो कोर्ट कह सकती है भाई आप अपनी बात बताइए, बस सिंपल सा ही, कुछ है नहीं, पावर ऑफ द कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट। कोई क्वेश्चन रह गया है, इशू है, अपनी बात रखना चाहते हैं, रखिए। कंडक्ट ऑफ द सूट, द कोर्ट में गिव अ कंडक्ट ऑफ द सूट टू एनी पर्सन एज इट डीम फिट प्रॉपर। जो भी कोर्ट को उचित लगे किसी भी इंसान को सूट को इनिशिएट करना, कब करना है, वो सारी बातें वो बता सकती है। अपीयरेंस ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स, अब ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता भी दूंगा लास्ट में किन किन आपको रूल्स पे ध्यान रखना है बस। अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट फॉर अदर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया D1
जैसे यहाँ पे प्लेंटिव 1 है, ब्रदर है, और D1 भी ब्रदर है, लेकिन D2 D3 दोनों सिस्टर हैं। इन दोनों ने अपना बहनों ने तय कर लिया, जनरली जो सिस्टर होती है वो रिलिंक्विश ही कर देते हैं, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए पार्टीशन में। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेकिन भाई ने तो सब पे दावा डाला है कि पार्टीशन चाहिए या बंटवारा जो भी कुछ करना है। तो D1 का तो एडवोकेट अलग है, इसका एडवोकेट अलग है, ऐसा हो सकता है इन दोनों का एडवोकेट एक ही हो। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट फॉर अदर्स। अदर मतलब एक ही एडवोकेट अपीयर हो रहा होगा, या D2 ही अपीयर हो रही है D3 के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। Where there are more plaintiff than one, any of or more of them may be authorized by any other of them to appear and pledge or to act for such other in any proceeding and in like manner. Where there are more defendant, ऐसे डिफेंडेंट भी अगर एक से ज्यादा हैं, then one or more of the defendant of them may be authorized by the any other, मतलब दूसरा वाला इंसान ऑथराइज कर रहा है कि मेरे ब्याह पे तुम अपीयर हो जाना, तुम बोलोगे तो वो एग्री हो जाएगा। ठीक है। और जो भी वो कहेगा, जो जिसके ब्याह पे अपीयर हो रहा है, वो रिकॉर्ड पे आ जाता है और उसके लिए राइटिंग में लिख के देना होता है। प्लीड और एक्ट फॉर द सच अदर इन द प्रोसीडिंग, द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी गिविंग इट एंड शैल बी फाइल्ड इन द कोर्ट। वो रिटन अथॉरिटी हैज टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट। ठीक है, कि मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा, मुझे पैसा वैसा ना चाहिए, पार्टीशन नहीं चाहिए, तो मेरी एक सिस्टर आती है, वही आपको कोर्ट में जो भी कहेगी वो मेरे ब्याह पे बोल देगी। ऐसा होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत सारे के मामलों में तो एक दो डिफेंडेंट पे एक ही एडवोकेट होता है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल ऑर्डर नंबर 1, जो नाम में है तो बहुत बड़ा, लेकिन क्विकली वी हैव डन इट। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी कवरिंग ऑर्डर नंबर 2। ऑर्डर नंबर 2 फ्रेमिंग ऑफ सूट से, अब सूट को हम ड्राफ्ट करने की बात करेंगे, कैसे सूट फ्रेम होगा। ठीक है, अभी हम प्लेन्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन सूट कैसे ड्राफ्ट होता है, फ्रेमिंग ऑफ द सूट कैसे बनाया जाना चाहिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सारा जो लेक्चर है इजीली वे में समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट और अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन इट। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।